भाई साहब थोड़ा आवाज बढ़ाइए, मैं धीरे से बोल दूं क्या मिला और क्या नहीं मिला इसकी समीक्षा होना जरूरी है। आज के इस प्रबोधन सम्मेलन में सब्जेक्ट बहुत गंभीर है। मैं बैंकिंग सेक्टर से नहीं हूं जहां साहब, लेकिन जानकारी जरूर रखता हूं। कामरे साहब ने इस विषय को बड़ी अच्छी तरह से कम समय में रखा है, लेकिन रखा है, रखना चाहिए कि बैंकों का निजीकरण ही बैंकों के भारत के महत्वपूर्ण साधन को विकसित करने वाला महत्वपूर्ण साधन जो है हर देश के इकोनॉमी को, उसको नष्ट किया जा चुका है, किया जा नहीं रहा है, किया जा चुका है। इसकी डिटेल्स है मेरे पास। मुझे 1 घंटे का समय दिया है, कोशिश करूंगा लगभग 6 घंटे का यह सब्जेक्ट है, 1 घंटे में उसका कंक्लूड करने की कोशिश जरूर करूंगा साथियों। कि दुनिया विकसित हुई वो किस आधार पर हुई? जिन देशों के नाम इस देश के पृथ्वी पर है वो देश किसे बने हैं? इंसान से, पत्थर से, मिट्टी से, और किसे? अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग राय रखी, अपने अपने विचार रखे। किसी ने कहा ऐसा कुछ होना चाहिए, किसी ने कहा वैसा कुछ होना चाहिए। मुझे जैसा लगता है क्या होना चाहिए, मैं अपने विचार रखता हूं। जरूरी नहीं कि आप बैठे हुए लोग मेरे विचार से सहमत हो, ये मेरा आग्रह नहीं है। जरूरी नहीं कि मैं जो कहता हूं आप वो सुन लें और वही इंप्लीमेंट करें, लेकिन वास्तविकता हमारे महापुरुषों के, हमारे अपने मानवता के मूल्यों के लिए जो संघर्ष चला, संघर्ष के बाद ये राजदीप सर सूट बूट में टाइम में आके ये खड़ा होकर रहा है, खड़ा होकर बोल रहा है। ये बदौलत इस देश के हमारे अपने महापुरुषों के बच्चों की जान गंवाने के बाद हम लोगों को मिली है, और ये आर्टिकल्स बोलने का और समाज को जागरूक करने का अधिकार उस संविधान निर्माणकर्ता के संविधान से मिला है। तो ये बताना मुझे जरूरी लगता है। गोल गोल बराबर बोलणं जमत नाही, गोल गोल बराबर बोलणं जमत नाही। जे वास्तव आहे ते आहे। समाज वर्तमान में जागरूक नहीं होगा तो जो समाज वर्तमान में जागरूक नहीं होगा, भविष्य में जिंदा होकर भी पीढ़ियां उनकी मुर्दा होगी। इतना कठिन समय वर्तमान में है, इतना कठिन समय वर्तमान में है। बच्चों को स्कूल बैग बांटे गए पढ़ने के लिए, अगर पढ़कर अगर उनको रोजगार नौकरियां नहीं मिलेगी तो शिक्षा की डिग्री क्या पकोड़े बेचने के लिए इस देश की व्यवस्था निर्माण कर रही है? पकोड़े बेचने के लिए डिग्रियां जो बांटी जाएगी पढ़कर, नौकरियां और रोजगार उपलब्ध जिस देश में दुनिया के सबसे देश से संसाधन है, उस देश के संसाधन अगर हमारे अपने भविष्य के निर्माणकर्ताओं के लिए अगर संसाधन निर्माण नहीं होंगे तो क्या पकोड़े बेचने के लिए डिग्रियां बांटी जाएगी, शिक्षा के दफ्तर बांटे जाएंगे? इसलिए किस लिए? विकसित देशों का रेशो है कि जो देश विकसित है जनसंख्या के आधार पर 10% नौकरियां देना कंपलसरी यूनो मानता है। दुनिया का रेशो बताओ रहा सर कमले जी, कितना? जो विकसित देश है कि हर देश में अगर देश को विकसनशील बनाना है, उस देश के नागरिकों का उत्थान विकास अगर करना है, तो जनसंख्या के आधार पर 10% हमारे देश की लोक संख्या वर्तमान में 140 करोड़ अगर है, तो इस देश के सरकारों को कितना प्रतिशत संसाधन देने की जरूरत है? कितना प्रतिशत? 2011 की सेंसस अगर हम लोग देखें, 125 करोड़, लगभग 12.5 करोड़ नौकरियां इस देश में होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में इंसान किस तत्वों पर जीता है, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक, यह उसके जीने के महत्वपूर्ण पहलू है। और हर देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल को मानने वाला और डेमोक्रेसी को मानने वाला देश है, उन संसाधनों को उस देश के नागरिकों को देता है जरूरत। वर्तमान में कितनी नौकरियां बची है? खास तौर पर और भी एक बात बता दूं, जहां साहब हम लोग जहां भी कार्यक्रम में जाते हैं, जो आयोजक कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, आयोजित करने के बाद जो सच्चाई है डॉक्यूमेंट्री के आधार पर बोलूंगा, जिसको भी लिटरेचर लगेगा, मेरे पास लिटरेचर है बैंकिंग का।
हम लोग कभी भी अपना प्रेजेंटेशन बगैर डॉक्यूमेंट्री के कहीं करते नहीं, क्योंकि समाज में इस तरीके से लोग होते हैं कि बोले तो कहां से बोले, किस आधार पर बोले। बहुजन समाज के लोगों को बगैर एविडेंस से बोलना, वैसे ही अपना सरदर्द बढ़ाना होता है। इसलिए लिटरेचर के साथ ही हम लोग बोलते हैं, जो वर्तमान के सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट से निकाले हुए लिटरेचर है, ये मेरा अपना कोई लिटरेचर मेरे पास नहीं है। हमारे अपने लोग जो भी, अभी कौन आयोजक है इसमें मुझे पता नहीं, हमारे एक साथी ने कहा, राजदीप सर ऐसा ऐसा विषय है, वो दो विषय को क्लब करके पेंशन के और इस विषय को लेकर आप आमंत्रित है, आप आएंगे क्या? समय देखा, डायरी देखी, हाँ कहा कि ठीक है समय है, आ जाऊं। और अक्सर ऑफिस यानी कर्मचारी विभागों के कार्यक्रम में जब कार्यक्रम का हम लोग कर जाते हैं जहाँ साहब, तो जो आयोजक होते हैं के अफसरों के तरफ से उन लोगों की खास तौर पर प्रताड़ना होती है। बोलते तो कुछ नहीं, कार्यक्रम तो सुन लेते हैं, और सुनने के बाद जो लोग आयोजित करते हैं, जो एम्प्लॉयज आयोजित करते हैं, उनकी प्रताड़ना ऑफिस में करना शुरू होती है जहाँ से। ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर हम लोगों को उस एम्प्लॉयज और आयोजकों के साथ खड़े होकर फिर संघर्ष करना पड़ता है। ये वास्तव है, ये बाबा साहब का दिया संविधान, और संविधान पर इस देश की जो डेमोक्रेसी खड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट खड़े हैं, उसका क्या हो गया, इसका विवेचन, इसका विश्लेषण हम लोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कौन करेगा? साथियों, बाबा साहब या अन्य महापुरुषों की जयंती ट्रेडिशनल रूप में हम लोग करेंगे तो उन लोगों में और हम लोगों में क्या है जो अनपढ़ है। अनपढ़ भी लोग बाबा साहब की जयंती करते हैं। अनपढ़ लोग पुतले के सामने सिर झुकाते हैं, सिर उठाते हैं। लेकिन बाबा साहब का आंदोलन या महापुरुषों का आंदोलन इस देश में नहीं, दुनिया में देखो, उस बुद्धिजीवी लोगों ने चला है जिनको आंदोलन की समझ होती है। अगर वही कार्यक्रम हम लोग, उसी परंपरा को हम लोग चलाते रहेंगे, बहुत से लोग ये कहते हैं, मानते हैं कि हम लोग बाबा साहब की, महापुरुषों की, फुले जी की, शाहू महाराज की, शिवाजी महाराज की जयंती किस तरीके से करते हैं। भीमाखोरे गांव का 200 साल पूरा हो गया तो 200 टी शर्ट बांटे। बाबा साहब की 125वीं जयंती थी तो 125 टी शर्ट बांटे, किताबें बांटे। साथियों, अनपढ़ लोगों में और हमारे अपने लोगों में, बुद्धिजीवी लोगों में अगर फर्क है, अगर किताबें बांटने से आंदोलन चलता रहेगा तो वर्तमान में संविधान समाप्ति की ओर क्यों जाता? भारत की डेमोक्रेसी समाप्ति की ओर क्यों जाती? भारत में डेमोक्रेसी है, लगता है आपको? यह बिल्कुल नहीं है। 76 सालों में लगभग डेमोक्रेसी समाप्त हो चुकी, लगभग समाप्त हो चुकी। और जिन लोगों के ऊपर, जो बुद्धिजीवी है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जिसके ऊपर जिम्मेवारी थी, वो केवल और केवल अपने रूट बेस कार्य को लेकर चलता रहा। विपरीत परिणाम यह आ गया कि बच्चों को मैसेज देने के अलावा कुछ रहा नहीं, कि बस पढ़ो, इतना ही मैसेज देने के काबिल हम लोग रह गए, पढ़ो। अरे वही हो गया, कर्म करते रहो, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपके नसीब के ऊपर है। बाबा साहब का लिटरेचर है, मिलता है। कर्म करते रहो, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपके नसीब के ऊपर है। ऐसा कोई लिटरेचर हमारे महापुरुषों के लिटरेचर में अवेलेबल पढ़ते हैं हम लोग? कतई नहीं पढ़ते, ऐसा लिटरेचर उपलब्ध नहीं। जो लड़ता है वो बढ़ता है, जो बढ़ता है वो जीतता है, यही सिद्धांत है। उसी सिद्धांतों को लेकर महापुरुष लड़े, उसी सिद्धांतों को लेकर हम लोग चल रहे। इतना भारी मामला। साथियों, भारत में जो समाज संपत्ति से वंचित था, जिस समाज को अपने जमीन से पांव रखने के लिए अधिकार नहीं थे, बाबा साहब ने उन तबके को, इस देश के सभी नागरिकों को 1 अप्रैल 1935 को बैंकिंग सेक्टर का निर्माण करके संपत्ति जमा करने का अधिकार दिया। उस अधिकार को रिजर्व बैंक को स्थापित करने के अधिकार से शुरू किया। यह वही बाबा साहब है, यह वही बाबा साहब है कि जिन्होंने संपत्ति जमा करने का अधिकार सरकार को कहा कि जो लोग अपना खून पसीना रात दिन बहाते हैं, जो अपना पेट एक समय का भर नहीं सकते,
हम संविधान के माध्यम से उनको संपत्ति, शिक्षा और सत्ता का अधिकार देने जा रहे हैं, अंग्रेजों को कहा। और सबसे पहली रिजर्व बैंक का निर्माण 1 अप्रैल 1935 को बाबा साहब के दिमाग से, लिटरेचर से निर्माण हुआ है। ये सच्चाई। उसी बैंक को भारत की स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 को लीगलाइज कर दिया गया और पार्लियामेंट में उस कानून को भारत की शिखर बैंक के रूप में अस्तित्व में लाया। वो वही रिजर्व बैंक है। बैंक का नाम क्या है? भाई साहब, रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक का मतलब क्या है? रिजर्व का मतलब क्या है कि देश के संकट काल में हर दुनिया में रिजर्व बैंक है, शिखर बैंक है। क्या है ऑब्जेक्ट? कि ऐसी पूंजी रिजर्व रखो जो देश दुनिया के संकट, आपके आंतरिक और भीतर के संकट जब आ जाएंगे तो उस पूंजी को इस देश के नागरिकों को चलाने के उपलक्ष्य में उसका उपयोग हो, इसका उपयोग हो, उस पूंजी का उपयोग हो। नाम ही रिजर्व है। क्या रिजर्व बैंक में कुछ रिजर्व रहा है? रिजर्व बैंक में कुछ रिजर्व रहा है क्या? रिजर्व बैंक में कुछ भी रिजर्व रहा नहीं। अब जिन लोगों की जिम्मेवारी रिजर्व रखने की थी, वही लोग अब कहते हैं कि बैंक को, रिजर्व बैंक को हम लोग रिजर्व रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? यह सभी कानून बताने वाला हूं कि क्या हो गया हमारे अपने साथ। और इसीलिए साथियों, ये रिजर्व क्यों किया गया था, इसका भी एक इतिहास है। 1900 में 1951 से लेकर 1967 तक बैंकों का एक इतिहास रहा। 1951 में भारत में अलग अलग उद्योगपतियों ने लगभग 567 बैंक निर्माण की थी। यह 567 बैंक के अलग अलग लोगों के पूंजी उस बैंक में जमा हुआ करती थी। तो उन बैंकों ने, प्राइवेट बैंकों ने अपने बहुजन समाज या अन्य देशों के नागरिकों को कभी लुटाते रहे, कभी डुबाते रहे। और ये प्राइवेट बैंक लगभग घाटे में चलती रही तो कभी बंद कर दी गई। 1961 में उसकी संख्या घटकर 292 रही। तब तक देशों के बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ नहीं था। फिर 1961 में इतने मामले बढ़े कि जिन लोगों ने खून पसीना बहाकर एक एक पैसे अपने जीवन के लिए बैंकों में सेविंग की, जिन मालिकों ने इस बैंकों का निर्माण किया था, उन्होंने पैसा लूटकर बैंक बंद कर दी गई। वर्तमान में भी यह सिलसिला चल रहा है। और इसीलिए 1961 में एक कानून लाया गया। उस कानून का नाम था DICGC। सही है? यह कानून का नाम था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। यह कानून के माध्यम से गवर्नमेंट की, यानी दूसरी तीसरी सरकार ने माना कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक इस देश के नागरिकों को लूटते हैं, खून पसीने की कमाई को लूटते डुबाते हैं। इसीलिए इसकी गारंटी हो, नागरिकों को गारंटी हो। इसीलिए DICGC का नाम का कानून पास कर दिया और 1 लाख रुपए की गारंटी का इंश्योरेंस इस कानून के माध्यम से इस देश के नागरिकों को दिया। यह वही कानून है। क्या कहा गया कि बैंक अगर डूब भी जाए तो हर एक नागरिक को उसके पैसे के अनुपात में 1 लाख रुपए का फंड रिफंड करना ही होगा। यह कानून बनाया गया 1961 में। 1 लाख रुपए की अहमियत आज लगभग 10 करोड़ के बराबर है। चाहे उस समय मेरे पिता के पास अगर 1 लाख रुपया 1961 को होता तो इस नागपुर का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन की जगह मेरे पिताजी 1 लाख रुपए में वहां पे लेते। उस समय तो बाद में 1964 को निजी बैंक की संख्या 233 रह गई। बैंक के कर्मी जो अफसर है, जिन लोगों ने ये कैडर लगाया, आपके पास जानकारी होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि आपके साथ क्या होने वाला है आने वाले समय में। यह व्यवस्था जो दुश्मन खड़ा है, जो इस देश को प्राइवेटाइजेशन में पूंजीपतियों के हाथ पर सौंपा जा रहा है, क्या इस देश को अदानी अंबानी हम लोगों को नौकरी और परमानेंट नौकरी देने की गारंटी है गारंटी? और संविधान लागू होने के बावजूद भी आपकी नौकरी वर्तमान में सिक्योर नहीं है। लेबर लॉस का समाप्त होने के बाद इस देश की पूरी इकोनॉमी अगर अदानी अंबानी के हाथ में दी तो आपके बेटे और बेटे की नौकरी सुरक्षित है?
मुझे समझ में नहीं आता कि टेक्नोलॉजी चलाने वाला है कौन, टेक्नोलॉजी निर्माण करने वाला है कौन। अरे टेक्नोलॉजी भी इंसान निर्माण करता है और टेक्नोलॉजी भी चलाता ही इंसान है। अगर टेक्नोलॉजी निर्माण इंसान करता है तो चलाएगा कौन? चलाएगा भी इंसान। तो टेक्नोलॉजी तो अपने आप में रहेगी नहीं, चलेगी नहीं। अगर उसमें एरर रहा तो इंसान को ही दुरुस्त करना होगा। तो इसका दूसरा भी मतलब यह है कि हम चांद पर जाने वाले लोग टेक्नोलॉजी से चांद जमीन पर भी लाए तो टेक्नोलॉजी से इंसान को ही लाना होगा। तो चलाएगा भी इंसान, तो जरूरत तो इंसान की ही होगी। जरूरत किसकी होगी? इंसान को ही, इंसान की होगी, इन बच्चों की होगी, वो जो कल जाके साइंटिस्ट बनेंगे, नहीं की होगी। साथियों, जब 1966 को 91 बैंक रह गई तो इंदिरा गांधी जी ने 10 मार्च 1969 को 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। उसके दो प्रमुख कारण थे। क्या दो कारण प्रमुख थे? रिजर्व बैंक के द्वारा हर एक बैंक को कंट्रोलाइज किया जा रहा था, हर बैंक को डेवलप किया जा रहा था। लगभग जितने बेहतरीन बैंक है उसको नेशनलाइज करने का कार्यक्रम इंदिरा गांधी जी ने उस समय किया। उसके प्रमुख ये मत समझो आप कि इंदिरा गांधी जी ने जो बैंक नेशनलाइज किए थे उसके प्रमुख घटनाएं थी। नंबर 1, 1962 का चीन का वार। चीन का युद्ध जब घटा तो साथियों, चीन के युद्ध के समय सेल नाम की कंपनी पेट्रोल बेचा करती थी भारत में। क्या कंपनी का नाम था? सेल नाम की कंपनी थी। यह भी एक इस देश के बड़े उद्योगपति की कंपनी थी। इस कंपनी ने जब सेकंड चीन का वार शुरू हो गया तो चीन के युद्ध में उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेट्रोल अपने रणगाड़े को देने के लिए या जो अलग अलग साधन चलते थे उस कंपनी को मांगने के लिए डिमांड पत्र लिखा। उस कंपनी ने साफ तौर पर मना कर दिया और जितने उसके दाम थे उस समय उससे 10 पटा गुना दाम बढ़ा दिया और बढ़ाकर कहा कि आज 5 रुपए लीटर अगर पेट्रोल है तो 50 रुपए आप लीटर के प्रति लीटर पेट्रोल देते हैं तो हम आपको पेट्रोल देंगे वरना नहीं देंगे। उस समय हमारे देश की इकोनॉमी उतनी खास नहीं थी साथियों। पेट्रोल ना देने की वजह से चीन का युद्ध हम लोग हरे। यह भी इतिहास है, यह इतिहास है। जब पेट्रोल के दाम बढ़ाए सेल नाम के कंपनी ने तब ये निजी बैंक जो थे उस निजी बैंक को पत्र लिखा गया कि आपके पास जमा पूंजी को हम लोगों को दे दीजिए। सरकार ने पत्र लिखा कि वो पूंजी दे दीजिए, जैसा भी युद्ध खत्म हो जाएगा और देश के नागरिकों से टैक्स लेकर हम आपको वापस करेंगे। इन बैंकों ने उस समय पैसा 1 रुपया भी सरकार को नहीं दिया। और प्राइवेटाइजेशन देश के हित में आप ऐसा कहते हैं, आप ऐसा प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन देश के हित में है। दुनिया में जो देश डेमोक्रेसी बने कामले जी, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन आप क्यों नहीं पढ़ते? जो अमेरिका और चीन दुनिया में राज कर रही है, हर सालाना चीन 2 करोड़ रोजगार और नौकरियां देती है। जिन लोगों के लिए 1961 से 62 तक जंगल के हर एक चीज जिसे हम लिजर्ड कहते हैं, जहरीली होते हैं, उसे खाया उन लोगों ने। जहरीली सांप को काट कर खाया। आज टांडा बेड़े पर रहने वाले लोगों के पास 15 लाख की गाड़ियां, कैसे प्रगति की होंगी उन लोगों ने? वेबसाइट पर जाके देखो, ये सभी लिटरेचर अवेलेबल है। कैसी नौकरियां दी होंगी, कैसे अपने देश को विकसित किया होगा। जो दुनिया में सबसे जनसंख्या का देश है, खाने के लिए लोगों के पास एक दाना नहीं था। उन लोगों ने दुनिया में सबसे ज्यादा वर्चस्व निर्माण किया, अपनी इकोनॉमी बढ़ाई, किस आधार पर बढ़ाई? कोई जादू था किसी भगवान ने? हमारे अपने देश के भगवानों ने कोई जादू चीन में जाकर की? हमारे अपने देश में तो कर नहीं पाते। भगवान हमारा अपना कोई समस्या नहीं। इस देश के जो भगवान है हमारी अपनी कोई समस्या नहीं, हम ये मानते हैं। समस्याएं नहीं है, वो 33 करोड़ रहे या 66 करोड़ रहे, हमारी अपनी वो समस्या नहीं है। समस्या जिंदा इंसान के, जिन्होंने हमें इंसान नहीं माना और जो वर्तमान में संविधान लागू होने के बावजूद भी हमारे अपने हक अधिकार को डिनाई कर रहे हैं। समस्या उन लोगों से हमारी। आप कल्पना कर सकते 76 साल में लगभग संविधान समाप्ति के अंतिम चरण पर है।
2018 में मोदी जी का एक कमेंट्स पेपर में लास्ट पेज पर छपकर आया और कहा कामले जी कि हमने संविधान में 1800 अमेंडमेंट किए हैं। कितने? 1800 आर्टिकल्स। कितने? 395 संशोधन, कानून, छोटे बड़े नियम कितने बदलाए? 1800। पता है? केवल और केवल 2 दिन की 365 दिन में से एक दिन जन्म जयंती मनाते हैं, वो निरंतर 365 दिन हमारे खिलाफ काम करते हैं। 90 साल से व्यक्ति से 5 वर्ष के बच्चों से लेकर 90 साल के व्यक्ति तक वो निरंतर काम करते हैं। हम रिटायरमेंट के बाद आंदोलन में और महापुरुषों के आंदोलन को चलाने का सोचते हैं। कितना फर्क है? ये जिम्मेवारी उन लोगों के तरफ है जो बाबा साहब के कौम के हैं। मेरे जैसे ओबीसी का लोग तो हम लोगों को बहुत बाद में समझ में आया कि संविधान भी हमारे अपने लोग, हमारे अपने हक अधिकार के लिए लिखा गया है। समझने नहीं दिया, समझ में ही नहीं दिया। आज ये सभी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट को समाप्त कर चुके हैं। इस देश की मिट्टी बेची गई, हवा बेचा गया, नदी बेची गई, पानी बेचे गए, रोड बेचे गए, नाले बेचे गए। क्या रहा? आप बोलेंगे ये सच है? 70 किलोमीटर पर हम लोग चलते हैं तो 295 रुपए का नाका काटते हैं। क्या बचा? क्या हमारे खून पसीने से ये बना? नहीं बना। 2016 में जापान के प्रधानमंत्री आए थे और प्रधानमंत्री को कहां ले गए? वाराणसी ले गए हमारे देश के प्रधानमंत्री, और गंगा किनारे लंबी कतार में वो पूजा कर रहे थे। आग से यानी दिए जलाकर पूजा चल रही थी। वो जापान के प्रधानमंत्री जोनपी ऐसे कुछ नाम था उस समय उनका, वो आश्चर्य रह गए। पानी का और आग का कभी तालमेल साइंस में नहीं जमा है, तो आखिरकार ये आग से पानी की पूजा कर रहे हैं, कर क्यों रहे? तो यह नदी किनारे वाराणसी उसीलिए ले गए थे कि उस गंगा को, गंगा मेरी मां है ये जो बार बार कहा करते थे प्रधानमंत्री। उस समय उमा भारती उस डिपार्टमेंट की मंत्री थी। नदी को, गंगा को पास साफ करने का प्रावधान किया गया था और प्रधानमंत्री को जापान के वहां इसीलिए नहीं ले गया था कि पूजा पाठ करने ले जाए। गंगा के पानी को जापान के प्रधानमंत्री ने लिया था और गंगा देश की सबसे बेहतरीन और साफ नदी है, साफ सुथरी नदी है जो ग्लेशियर से बहती है और ग्लेशियर का पानी सबसे शुद्ध होता है। और जापान जो है एक समुद्र के बेट के किनारे बैठा है, पीने के लायक उनके पास पानी नहीं, इसीलिए गंगा नदी का पानी लेने के लिए उनका एग्रीमेंट हो गया था। उस पानी को देखने के लिए प्रधानमंत्री बाप आए थे। जानकारी सही हो, सटीक हो। ये नागपुर से लेकर बॉम्बे तक समृद्धि महामार्ग जो बना वो देश के लोगों ने नहीं बनाया। ये चीन, दक्षिण कोरिया और जेकोस्लोवाकिया 3 देशों का इन्वेस्टमेंट है। 1 रुपया भी भारत सरकार का नहीं है। डॉक्यूमेंट्री जाकर उठा लीजिए और देख लीजिए आपका कहाँ अधिकार है, आपका कहाँ अधिकार है साहब। 710 किलोमीटर के रोड पर आपका इस देश के नागरिकों का कोई अधिकार नहीं। 20 किलोमीटर पर वाईफाई से आपके पैसे कटते हैं। अच्छा, यह वास्तविक स्थिति है। और साथियों, फिर 1969 को बैंक का निजीकरण कर दिया गया, सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर कर दिया गया और तब से लगभग साथियों 14 बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र में उसको लाया गया। फिर बाद में 1980 को 1 अप्रैल 1980 को 6 बैंक और कर दिए गए। आज के तारीख में 22 नेशनलाइज्ड बैंक है और लगभग केवल 4 बैंक बची है। बाकी सभी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, लगभग सभी बैंकों का हो चुका है। साथियों, पब्लिक सेक्टर में कुल बैंकों की संख्या 27 है, निजी बैंकों की संख्या 22 है। उसमें एचडीएफसी और आईसीआईसीआई नंबर टॉप पर है। उसके मालिक के नाम देखो आप, जो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का मालिक का नाम देखिएगा, सभी हमारे बहुजन समाज से कोई नहीं, वो अपर कास्ट के लोगों के बैंक है। एससी एसटी तो छोड़ो, ओबीसी का भी, हमारे समाज से भी लोगों के कोई बैंक नहीं है, सभी अपर कास्ट के।
जिस कारण नेशनलाइज किया गया था, डुबाया था, वही कारण के माध्यम से नेशनलाइज किया था, अभी प्राइवेटाइजेशन की तरफ इस देश की सरकार इस बैंकों को ले जा रही है। उसका अब 2017 में बिल पास हो चुका है। रीजनल बैंक की संख्या, फॉरेन बैंक की संख्या कुल 49 है, रीजनल रूरल बैंक की संख्या 50 है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की संख्या 1562 है और रूरल कोऑपरेटिव बैंक की संख्या 94,384 है। इतने बड़े क्षेत्र में इस देश के लोगों की पूंजी सुरक्षित रखी जाती है, रोजगार निर्माण किए जाते हैं और समय समय पर देश के सरकारों को इसका डिविडेंड दिया जाता है। सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर में हमारा अपना पैसा होने के बावजूद भी, और मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो साथियों, नौकरी करने वाले कर्मचारियों की संख्या जो इस देश के बैंकिंग सेक्टर में, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में थी, 10 लाख थी। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 10 लाख थी और 2018 में वो घटकर फट से 8,70,000 हुई और वर्तमान में वो 7 लाख बिलो आ चुकी है। 8 साल में, 8 साल में कितनी आई? वो लगभग 7 लाख के नीचे आ चुकी है। और खास तौर पर मैं इसका भी विश्लेषण आपके सामने और भी कर दूं तो लगभग अब बैंकिंग सेक्टर में 3,50,000 अफसर लाइन के लोग हैं, 3 लाख क्लरिकल लाइन के लोग हैं और 1 लाख के करीब चपरासी लेवल के लोग हैं। साथियों, सेंट्रल बैंक में इसका भी डेटा मैं आपको दे देता हूं कि कुल स्टाफ 33,500 है और उसके कस्टमर 7.5 लाख है सेंट्रल बैंकों के, और ब्रांचेस 4,700 है। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि एक कर्मचारियों के और 2,239 ग्राहकों का बोझ है। यह पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी अधिकारी कितने ग्राहकों का बोझ भोग रहे हैं? 2,239 ग्राहक एक कर्मचारियों के ऊपर है। पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? एक दिन में वो लगभग 2,000 ग्राहकों को सर्व करता है एक एम्प्लॉइज। एचडीएफसी का एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। एचडीएफसी के पास 1,20,000 स्टाफ है, कस्टमर 5 करोड़ है, 5,60,00,000 है और एक कर्मचारियों के ऊपर वो 467 है। प्राइवेट सेक्टर में 400 या 500 के करीब, पब्लिक सेक्टर में 2,000 के करीब। काम ज्यादा और जल्दी कौन करेगा? 400 साथ जाकर उसमें अपना व्यवहार ना करे और खास तौर पर घाटे में चलाकर उसको बेचा जाए। बेचने वाले कंपनियों के नाम भी और उसकी फहरिस्त भी मेरे पास है? एक उदाहरण, दूसरा और एक उदाहरण देता हूं। सेंट्रल बैंक और ओवरसीज बैंक, कुल स्टाफ 27,000, कस्टमर 5 करोड़, ब्रांचेस साथियों 3,400 और एक कर्मचारियों के ऊपर बोझ है 1,852 ग्राहकों का। आईसीआईसी बैंक स्टाफ 85,000, कस्टमर 3 करोड़ और एक कर्मचारियों के ऊपर बोझ है 353 लोगों। लेबर लॉ जब रद्द कर दिए गए तो ये कहा जाता है कि आप लोग सिस्टम में कौन काम कर रहा है? भारत के जो ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहा है वो कौन? बहुजन समाज के लोग हैं। सिस्टम कौन चला रहा है? बहुजन समाज के लोग सिस्टम चला रहे हैं। साथियों, बहुजन समाज के हमारे अपने लोगों में टैलेंट है, मेरिट है, सिस्टम गवर्नेंस चलाने का टैलेंट भी है और साथियों मेरिट भी है। लेकिन फिर गवर्नेंस पे हम क्यों नहीं है? यानी गवर्नर का निर्माण हम सरकार निर्माण क्यों नहीं करते? हमारे अपने लोग ही सरकारी सिस्टम को चला रहे हैं, हमारे अपने लोग चलाते हैं। यानी ऐसा मान लीजिएगा कि एक इंसान एचडीएफसी में 500 लोगों को सर्व कर रहा है तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में हमारे 2,000 लोगों का काम कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 3 कर्मचारियों का ज्यादा पब्लिक सेक्टर का इंसान हमारा काम कर रहा है। यानी 4 कर्मचारियों का काम कौन कर रहा है? एक कर्मचारी, एक अधिकारी कर रहा है पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में वो अकेला कर रहा है।
लेकिन उसको वेतन केवल एक ही कर्मचारियों का दिया जा रहा है। शोषण, इसे कहते हैं गुलामी, इसे कहते हैं गुलामी। एक इंसान के पास से 4 लोगों का काम किया जाए और उसका वेतन कितना जाए? केवल मात्र एक इंसान का, एक कर्मचारियों का वेतन। जिस प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उसको एक ही इंसान का काम किया जाए, यानी 400 लोगों का जितनी कैपेसिटी है उतना ही काम दिया जाए, लेकिन उसको वेतन आधा दिया जाए। इसे क्या कहे? शोषण नहीं कहे तो कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या देश की, दुनिया की, क्या यूनो का मेमोरेंडम जो संविधान है इस बात के शोषण को परवानगी देता है, अनुमति देता है? हम 4 इंसान का काम करें, वेतन एक इंसान का उठाए। प्राइवेट सेक्टर में उनके तरफ वो एक ही इंसान उसका उतना ही काम करे, लेकिन उसको वेतन आधा दे। सुंदर पिचाई को जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है अमेरिका में, उसकी सैलरी मालूम है ना आपको कितनी है साथियों? पैकेज जब उनको नियुक्त किया गया था तो उस समय का उनका पैकेज था 7.5 करोड़। कितना था? 7.5 करोड़। हमारे अपने लोग वर्तमान में 4 लोगों का काम एक अकेला इंसान कर रहा है, उसको उस इंसान को केवल अकेले की सैलरी दी जा रही है। और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसकी आधी सैलरी दी जा रही है। ना कोई पेंशन है, ना कोई प्रोविडेंट फंड है, ना कोई फैमिली पेंशन है, ना कोई ग्रेजुटी है। और हमारे अपने लोग कहते हैं कि पेंशन की उम्मीद ना करो। यूनो कहता है, क्या कहता है यूनो? अरे हमारे अपने जिंदगी भर काम करने के बाद अगर उसका बुढ़ापे के समय अगर पेंशन ना मिले तो इस देश के एमएलएस को, एमपीज को फिर 5 साल के बाद 3.25 करोड़ की पेंशन क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? यह सवाल संसद में जाके कॉमन पीपल क्यों नहीं कर रहा है? हमारे अपने लोगों को जो जिंदगी भर मरते दम तक वो गवर्नमेंट की नौकरी करेगा, अपने ही पैसे से वो पेंशन मांगेगा। पेंशन कैसे मिलती है पता है आप लोगों को? जहां साहब आपको पता होंगी, शायद आप स्टडी करने वाले लोग हैं। पेंशन किसी सरकार की देने की जरूरत नहीं है साहब। सरकार, किसी देश की सरकार वो अपने खजीने से पेंशन देती नहीं। 1952 से लेके आज तक कोई बजट में आपने देखा है कि पेंशन के लिए 2 अरब करोड़ का हम लोगों ने पेंशन का प्रावधान किया है? देखा है बजट देखा है? पढ़ते हैं 2022 का बजट मेरे सामने बताने जा रहा हूं आपको। दुनिया में जो पेंशन मिलती है वो पेंशन के लिए गवर्नमेंट ने 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए का हर साल का प्रावधान किया है। कोई बजट देखा है? जाके उठाकर देखो, हर साल के बजट इंटरनेट पर मैनुअल उपलब्ध है। पेंशन जो दी जाती है हमारे अपने मेहनत के कमाई से दी जाती है, जो प्रोविडेंट फंड का पैसा हमारा कटता है। और एम्प्लॉयज ऐसा एक सेक्शन है जो दुनिया में और भारत में सबसे ज्यादा दीर्घकाल की सेविंग करता है। वो इन सर्विस में आने के बाद रिटायरमेंट के होने तक लगभग 30 से 35 साल की सेविंग दुनिया के और भारत की इतनी लंबी सेविंग करने वाला कोई कस्टमर बैंक में नहीं है, वो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर है। उसके प्रोविडेंट फंड से पेंशन दी जाती है, अलग देने की कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए साथियों ये जो मसला है ये इतना गंभीर है कि वर्तमान में जो बैंकिंग सेक्टर बंद किए जाने का प्रावधान चल रहा है, अभी देखिएगा कि करप्शन के लिए जो बैंक फ्रॉड ना हो, बैंकों के फ्रॉड ना हो, बैंकों कोई ना लूटे, बैंकों को कोई लूट कर ले ना जाए, बैंकों के नागरिकों को ना फंसाए, इसके लिए कानून भी देश में बने थे। आरबीआई अधिनियम 1934 को धारा 31। फिर ये कानून का वर्तमान में क्या महत्व रहा है? जो बैंक फ्रॉड हो रहा है, अदानी अंबानी को लुटाया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो ये इस कानून का क्या मतलब है? अगर आप बैंक के कर्मचारी है, इस धारा को लेकर लड़ते क्यों नहीं है आप? मेरा मानना ये कहना है कि हमारे अपने अगर संगठन बने हैं कामले जी, तो हम इन धाराओं को, कानून को लेकर लड़ते क्यों नहीं है? वैसे भी आपकी नौकरी बची नहीं है, बच्चों का भविष्य अभी सुरक्षित नहीं है। आरबीआई अधिनियम 1934 धारा 31, बैंक रेगुलेशन एक्ट 10 मार्च 1949, लोक प्रद्युत अधिनियम 1951 धारा 29C,
आयकर अधिनियम धारा 1961 धारा 13A और कंपनी अधिनियम 2013 धारा 182 और छठवां नियम है विदेशी अंशदाय विनिमयन अधिनियम 2010 धारा 21। ये सभी के सभी कानून वर्ष 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने रद्द कर दिए हैं, जिसके कारण इस देश के किसी बैंक में फ्रॉड, कोई बैंक लूट कर नहीं ले जाता था, और ले भी गया तो इसकी इस धारा के अंतर्गत लगभग 20 साल से 10 साल से लेकर 20 साल तक सजा हो सकती थी। सभी कानून रद्द कर दिए गए। तो कानून बनाए कौन से? तो वर्तमान में जो कानून बनाए हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT जो 1 जून 2016 को बनाया गया है, इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड करप्शन बोर्ड ऑफ इंडिया IBC 2016, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कानून 2018 और FRDI द फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2021। ये 4 कानून बनाए और 4 कानून को अगर आप पढ़ते हैं, इस मेमोरेंडम को आप अगर पढ़ते हैं, तो लगभग सभी कानून जो है भारत के जितने भी उद्योगपति है उनको बैंक से पैसा उठाओ और उठाकर अपनी कंपनी NCLT में रख दो या IBC में रख दो, और कंपनी का कोई लाभ नहीं है, कंपनी घाटे में चल रही है करके हजारों कोटि अरबों रुपए लेकर जाओ, और 2018 के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कानून के माध्यम से फिर इस देश के अलग अलग सरकारों को क्या करो, रेवड़िया बांटने जैसे पूरी की पूरी संपत्ति जो बैंक से लूटी गई है उस संपत्ति को दो। ये कानून साथियों इसको अनुमति देते हैं। हम लोगों ने हमारे अपने उद्धार उत्थान प्रगति के लिए सरकारें चुनी, कॉन्स्टिट्यूशनल माध्यम से चुनी। हम ये सोचते थे कि हमारे अपने परिवार, हमारा अपना जीवन, इस देश के लोगों का जीवन, नागरिकों का जीवन उद्धार हो, उत्थान हो, विकसित हो, प्रगति हो, इसीलिए सरकारें हमने चुनी। उन्हीं सरकारों ने हमारे हक अधिकार के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट को समाप्त करते और कानून को समाप्त करके केवल पूंजीपतियों को इस देश की पूरी संपत्ति दे दी। आप बोलेंगे FRDA कानून का मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। ये कानून है द फाइनेंशियल रिजोल्यूशन डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2021 को पास कर दिया गया। क्या है इस कानून में? ये कानून ये कहता है, झा साहब आपको पता होगा, ये कानून ये कहता है किसी इंसान की, नागरिकों की, ग्राहकों का, जरा गंभीर से सुनिए, कि 50 लाख अगर हम लोग बैंक में डाले तो डालने के बाद केवल 5 लाख रुपए की मालकियत आपकी है, 45 लाख रुपए उस बैंक की और इस सरकार की मालकियत है। कल जाके अगर बैंक डूब जाए तो FRDI कानून के माध्यम से केवल 5 लाख रुपए आपको वापस मिल सकते हैं और 45 लाख रुपए आपके वापस नहीं मिलेंगे। ये कानून की धारा में लिखा है। किसके लिए बनाया गया? यह कानून 5 लाख रुपए वापस करने के लिए नहीं बनाया गया है साथियों, तो 45 लाख रुपए इस देश के अदानी अंबानी को लूट कर ले जाने के लिए अनुमति देने के लिए बनाया है। कोई इसका विरोध कर रहा है? इसका विरोध हो रहा है। हम रास्ते पे रात दिन लेकर खड़े हैं। अरे जिस इंसान ने अपने पेट को मारकर 45-50 लाख रुपए अपने रिटायरमेंट के बैंक के खाते में डाले थे, उस खाते से 5 लाख रुपए की, जैसे DIC GIC कानून को आपने उस समय 1 लाख था, आज 5 लाख रुपए का केवल प्रावधान आपने किया और 45 लाख रुपए अदानी अंबानी को देने के लिए इस प्रावधान को किया। साथियों, ये कानून अगर इस देश के सरकारें कहते हैं तो हम ये मानते कहते हैं कि ये क्या है, इस देश के नागरिकों के खिलाफ ये सभी काम चल रहा है। या ऐसे IBC कानून का भी है ये। तो ये कानून की बात है साथियों, और खास तौर पर अब हम लोग ये मानते कहते हैं कि कितना पैसा लुटाया जाता है। बुंदेलखंड का उदाहरण बता रहा हूं, पिछले साल के दिवाली का साथियों, अनिल कुमार नाम का एक शख्स, केवल उसके ऊपर नेशनलाइज्ड बैंक का 4,40,000 रुपए का लोन था। वो उसकी किस्त कोरोना के समय में केवल 3 किस्त उसकी जो है वो उसने पेड नहीं की थी।
इसीलिए बैंक वालों ने उसके घर पर नोटिस दी, उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद उसको इंटीमेशन दी कि आपका जो पैसा थकित है वो वापिस करो। नेशनलाइज बैंकों का एक्टिविटीज मैं आपको बता रहा हूं, वो उसके पास कोई संसाधन नहीं था, संसाधन ना होने के कारण वो चुका नहीं पाया। फिर बाद में दूसरी नोटिस दी, तीसरी नोटिस दी और चौथे नोटिस में उसके घर की जब्ती करा दी गई। वो जब्ती करने के बाद वो अनिल कुमार नाम का जो शख्स है, वो साथियों उसने किसान, उसके पास केवल 2.5 एकड़ की जमीन थी, वो जमीन अपने खेत में गया और पेड़ को एक रस्सी लेकर गले में फंदा डालकर उसने आत्महत्या की। क्या यही काम बैंक के लोग वर्तमान में अदानी, अंबानी, मोदी, नीरव मोदी, महल चौकसी के साथ यही काम होता है? इस तरीके की वसूली होती है? ये कतई नहीं होती है। और खास तौर पर अगर हम लोग ये देखते हैं कि भारत में किसान और मजदूर हर साल 1 करोड़ 10 लाख किसान और मजदूर लोन लेते हैं। बहुजन समाज में बैंक से लोन लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 1 करोड़ 10 लाख। और अमाउंट कितना होता है? 80,000 करोड़ का। ये 2019 का डेटा है। यानी बहुजन समाज के लोग 1 करोड़ 10 लाख लोग लोन लेते हैं और अमाउंट होता है 80,000 करोड़ का। वही इंडस्ट्रीज के ओनर जो है वो 1,09,000 इंडस्ट्रियन 1,09,000, यानी इससे केवल एक ही गुना। किसान और मजदूर 10 गुना। वो 1,09,000 इंडस्ट्रियन लोन लेते हैं और लोन लेने की उसका अमाउंट है 8 लाख करोड़ लोन लेते हैं हर साल में। किसान 80,000 करोड़, मजदूर 80,000 करोड़, संख्या लगभग 1 करोड़ 10 लाख। इंडस्ट्रियन की 1,09,000 संख्या, लोन लेने का अमाउंट 8 करोड़। और जब गरीब का लोन वसूलने के लिए उसके घर में गाय, बकरी, मुर्गी जो मिला वो तक उठा कर लेके जाते हैं। जो चीज मिली वो तक उठा कर लेकर जाते हैं। और साथियों, लोन लेने की औसतन अगर बहुजन समाज के लोगों की अगर देखें तो 52,000 के करीब आती है। कितनी आती है? 52,000 के करीब। और इंडस्ट्रियन के लोन लेने की औसतन है कम से कम 500 करोड़। नेशनलाइज बैंकों में पैसा कितना किसका है? इसकी भी एक आंकड़ेवारी अपने मेरे पास डेटा है। 500 करोड़ लोन लेते हैं, उनकी कोई जब्ती नहीं। 52,000 का लोन लेते हैं तो बार बार उसके घर में से गाय, बकरी, मुर्गी जो मिलता है वो जब्ती में लिया जाता है। कहेंगे कि इस देश की सरकार है, इस देश के बहुजन समाज के 85% लोगों के हित में कार्य कर रही है? कतई नहीं साथियों, पीएमसी बैंक का उदाहरण है। एफआरडीआई कानून लागू होने का था, पंजाब मुंबई कोऑपरेटिव बैंक को डुबाई गई, ये कानून लागू होने का था। एफआरडीआई लगभग 7 करोड़ का ओनर था, उसको 1,000 रुपए केवल मात्र 10 महीने तक रिफंड मिले। 130 लोगों की जाने गई। फ्रॉड कौन से बैंक में हो रहे हैं? नेशनलाइज बैंक में फ्रॉड हो रहे हैं। पैसे किसके हैं? बहुजन समाज के गरीब लोगों के पैसे सरकारी बैंकों में है। फ्रॉड उसी बैंकों में हो रहे हैं। और खास तौर पर वर्तमान में IL&FS नाम की कंपनी देखिए या अलग अलग कंपनी को आप देखिए, बड़े पैमाने पर साथियों इस पर ये फ्रॉड किए जा रहे हैं। इसकी 2014 से एक डेटा मेरे पास है कि कौन से बैंक के द्वारा कितना NPA डाला गया, कितना राइट ऑफ किया गया। पंजाब नेशनल बैंक से ही शुरू करता हूं, जिसके ओर से हमारे एसोसिएशन के ओर से इस कार्यक्रम को लगाया गया। 2014 में कितना NPA था? 18,880 करोड़ का NPA पंजाब नेशनल बैंक का। 2015 में 25,695 करोड़। 2016 में 55,818 करोड़, दुगना होता जा रहा है NPA। 2017 में 55,358 करोड़ और 2018 में लगभग 80,000 करोड़। 2018 से लेकर 23 तक का 5 साल का डेटा मेरे पास नहीं है। राइट ऑफ किया कितनी राइट ऑफ की गई? छोड़ दी गई रकम राइट ऑफ कर दी गई। उसका भी एक रेशो है। 90 दिन का वेटेज एंड वॉच होता है, फिर 120 दिन का नोटिस दिया जाता है,
फिर 4 साल तक वेट किया जाता है और 4 साल के बाद अदानी अंबानी चौकसी को फिर उसका पैसा राइट ऑफ किया जाता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन बैंकिंग के बने हैं, आप देख लीजिएगा। मेरे से ज्यादा बैंक में काम करने वाले आप लोगों को सबसे ज्यादा इसकी जानकारी होगी है। और गरीब लोगों के पास 1 लाख का लोन लिया, वो मर भी गया तो उसके बेटे से वसूल किया जाता है, उसका बेटा भी मर गया तो उसे पोते से वसूल किया जाता है। कैसा रूल्स बना है। 52,000 औसतम लोन है, 500 करोड़ का इंडस्ट्रियल उद्योजक लोग उठाते हैं। साथियों है इलाहाबाद बैंक का 2016 में 2000 करोड़, 2016-17 में 7,027 करोड़, 2017-18 में 5,303 करोड़ और 2018 में 807 करोड़। आंध्रा बैंक का 1,119 करोड़ 2016 में, 17 में 4,566 करोड़, 17 में 6,226 करोड़ और 18 में 11,120 करोड़। हर एक बैंक का एनपीए पूरे के पूरे बैंक की फहरिस्त मेरे पास है। ये राइट ऑफ कर दिए गए हैं। अगर झूठी बात है तो जहां साहब मैनेजर है साहब को पता होगा राइट ऑफ कितनी की गई है। क्या ये बच्चे छात्र बैठे उनके पिताजी को राइट ऑफ किया गया है? क्या राजेंद्र राजदीप का 25 लाख का लोन है, उसकी सर्विस कोरोना में गई, उसका राइट ऑफ किया गया है? कोरोना में लगभग साथियों 1,31,000 लोगों की नौकरी गई। कोरोना के समय में जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले आईटी सेक्टर के और आईआईटी के जो हमारे बच्चे थे 1,31,000 बच्चों की नौकरी थी। पुणे मुंबई में नौकरी, हैदराबाद बंगलोर में करते थे। 50-50 लाख का मकान, जिंदगी में एक मकान हो इसके लिए लोन उठाया, केवल 7 महीने का लोन थकित रह गया। बैंकों ने उनके मकानों का लिलाव कर दिया। 50 लाख का लोन या लगभग वर्तमान में आंकड़ेवारी है 18 लाख करोड़ का एनपीए राइट ऑफ कर दिया गया। 2022 की आंकड़ेवारी है। किसके लिए, किसको राइट ऑफ कर दिया गया है? हमारे अपने समाज के, बहुजन समाज के कोई लोग, अरे जो लोग पसीना खून पसीना बहाकर एक एक पै उस बैंकों में जमा करते हैं, उन लोगों के गाय बकरी मुर्गी तक उठाकर लेकर जाते हैं। जो वर्तमान में 1 रुपया भी सरकारी बैंकों में जमा नहीं करते, उन लोगों को लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए का राइट ऑफ किया जाता है। यह सच्चाई है। आप बैंक के कर्मी हैं, बैंक के अफसर है, झूठ खराब, आपको बुरा लगता होगा, मेरा नाइलाज है जो वास्तव है वो रख रहा हूं। आप कहेंगे कि सर आप लोगों को तो पूरी की पूरी जानकारी आप सामने, क्या करूं, रखू नहीं तो क्या करूं। बाबा साहब ने जिंदगी में कुछ झूठ बोलकर छुपाकर अपना आंदोलन नहीं चलाया, जो सच्चाई है वो सामने रखा। जिन कांग्रेस के साथ रहे उन कांग्रेस के लोगों के साथ लड़ झगड़ कर उन्हीं की गलतियां उनसे बताकर उन्हीं लोगों से अपने हक अधिकार लिए। बरं बोला, खरं बोला असं म्हणून नाही वागले। जी ज्योतिराव फुले ने शिक्षा का अधिकार दिया, उस शिक्षा के अधिकार को 1882 में हंटर कमीशन के सामने पूरा का पूरा इस सिस्टम को नंगा करके अपने अधिकार छीने। कहां तक बरं बोलायचं ना, खरं बोलायचं ना, बरं बोलून चालायचं। रोहित वेमुल्लांसारखा पीएचडीचा एक टॉप मेरिट पोरगा आत्महत्या करतोय, पायल तडवी आमची आत्महत्या करते आणि आम्ही फक्त दप्तर वाटण्यामध्ये धन्यता मानतोय। अरे ज्या हायर एज्युकेशन मध्ये आमचे पोरं आत्महत्या करायला लागले, ज्याला डॉक्टर इंजीनियर, जिन बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर होने नहीं देते, 5वीं 6वीं 6ठी कक्षा को दफ्तर देने से काम चलेगा? लड़ना किसको होगा? अरे जिस बेटे ने, जिस बाप ने अपने बेटे को जन्म दिया है, कल जाके हायर एजुकेशन में यही सिस्टम आपके बेटे को फांसी लगाकर मरने के लिए अगर प्रवृत्त करेगी, तो इस बाप का कर्तव्य है कि अपने बेटे को उस सिस्टम का निर्माण कर दो जिस सिस्टम को बाबा साहब महात्मा फुले ने निर्माण कर दिया। मेरा जिंदा होकर रहकर उपयोग क्या है? मैं अपने बेटे को उस सिस्टम को तैयार करने के लिए ना लड़ू? मैं ये सोचूं मेरी नौकरी जाएगी? किसको नौकरी की परवाह है? कौन नौकरी की परवाह करता है? कौन एक एसोसिएशन का, मैं एक प्रेसिडेंट स्टेट का हूं कि कल जाके मैं नौकरी तो प्रेसिडेंट रहूंगा? कौन प्रेसिडेंट की परवाह करता है? किसे परवाह है? अरे जिस बेटे और बेटी को जन्म देकर पढ़ाई करने के बाद डिग्रियां लेकर पकोड़े तलने के लिए इस सिस्टम को मैं उसी तरीके से काम करने दूं क्या? काउंटर करने के लिए? या महापुरुषों ने सिस्टम निर्माण की
रखने के लिए काम करूं। किसके लिए काम करूं कमलेश साहब, आप बताइए, किसके लिए काम करूं? उस सिस्टम के लिए। साला 2020 का एनईपी लाया, नेशनल एजुकेशन सिस्टम लाया, केजी से लेकर पीजी तक प्राइवेटाइजेशन है। सर हमारे अपने बच्चे 4 साल के लिए अग्निवीर, साला जहां से जिंदगी शुरू हो रही वहां पे आप खत्म कर रहे हैं। 30 साल का एजुकेशन, मेरा बेटा मेरी बेटी, समाज के लोग आज लाखों लोग हम अपने सर्विस का 25% हिस्सा इन सर्विस का अपने बेटे के शिक्षा के लिए खर्चा कर रहे हैं। घर के लिए 25% अपने घर खरीदने के लिए कर रहे हैं। 50% हमारे ब्याज में जा रहे, हमारे पास है क्या? और आप कहते हैं कि नौकरी की उम्मीद मत छोड़ दो, पेंशन मत मांगो। हिसाब लगाओ साहब, सही तरीके से पढ़ाई करो। कम से कम इतना तो निराशा तो मत हो जाओ, निराशा तो मत फैलाओ कि यह मिल नहीं सकता, यह हो नहीं सकता। इस देश की संपत्ति दुनिया में सबसे बड़ा संसाधनशील देश है। किसके लिए संसाधन है? देश का मिट्टी से पत्थरों से बना है, इंसानों के लिए बना है। और जिंदा इंसान 30 करोड़ लोग एक टाइम का खाना खा के रास्ते पर सोते हैं। किसके लिए संसाधन बने हैं? 2004 की आंकड़ेवारी है, 83 करोड़ लोग बीपीएल के लाइन में थे। आज लोग लगभग 100 करोड़ के आगे जा चुके हैं। कौन लोग हैं? अरे कम से कम आशा को जागरूक नहीं कर सकते तो निराशा को मत फैलाओ। तुम कर नहीं सकते तो मुझे मत निराशा करो। मैं करने के लिए और लड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे एक सिद्धांत पर मुझे विश्वास है, जो लोग लड़ते हैं वो जीतते हैं। ये दुनिया के जीतने के सिद्धांत है। आप क्यों निराशा फैलाते हो? क्या संदेश देते हो इस बच्चों को कि नौकरी की आशा मत करो? क्या भजे और पकौड़े तोड़ने की आशा करे? किस बात की आशा करे? अरे जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं वो अगर कह दे तो बात अलग है। जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, एक होता है सिस्टम चलाने वाला और दूसरा होता है, एक होता है सिस्टम निर्माण करने वाला और दूसरा होता है उस सिस्टम में चलने वाला विक्टिम होता है। अरे सिस्टम में जो विक्टिम है, विक्टिम को सिस्टम चलाने का कोई अधिकार नहीं है। ये वास्तव है। इस देश में अक्रमिक समानता के लोग हैं हम लोग। क्रमिक असमानता में जीने वाले लोग हम लोग हैं। तो हमारे पास संसाधन नहीं होंगे तो क्या? कल तक हमारे अपने लोगों में स्वतंत्रता के पहले और देश दुनिया यानी इस देश के महापुरुषों के आंदोलन के पहले हमारे अपने लोग SC ST OBC को लोगों ने गांव के बाहर मरी हुई गाय खाई। तब तक तो हमारे लोग ठीक ठीक परिस्थिति में जीते थे। आज अगर वो परिस्थिति निर्माण हो तो क्या ये बच्चे जी सकते हैं? जिस क्रॉपटॉन का फैन आपने 5000 को अपने घर के सीलिंग को लगाया, उस सीलिंग को वो ये बच्चे जो आने वाली पीढ़ी 10 रुपए की रस्सी लेके आत्महत्या करेंगे क्या? इसके लिए निर्माण, इसके लिए अपने बेटे बेटियों को आपने जन्म दिया है? इतनी निराशा आप समाज में फैलाते हैं। विपरीत परिस्थिति में महापुरुषों ने संघर्ष करके साथियों बिना खून का एक कतरा गिराकर हमारे अपने फेवरेबल परिस्थिति का निर्माण की। हम लोग क्या यह संदेश दे रहे हैं कि तलवारें लेकर काटकर हम लोगों को क्रांति करनी है, संविधान को बचाना है? साथियों वैचारिक क्रांति है और इंसान वैचारिक क्रांति से प्रभावित होता है और करता भी है। यह जागरूक करने का मामला है। कौन कहता है कि उस समय अगर बाबा साहब के फुले जी के समय में भी अगर हमारे अपर कास्ट के लोग जागरूक होकर अगर हमारे हक अधिकार को देने के लिए तैयार हो गए होंगे, तो वर्तमान में जिन सिस्टम ने जो लोगों ने इस हक अधिकार को छीना है, क्या ऐसे भी कुछ लोग होंगे कि जो हमारे अपने हक अधिकार को देने के लिए तैयार हो जाएंगे? हम निराश क्यों गए? किस लिए निराश व्यक्त करते हैं? ऐसी सिस्टम निर्माण हो सकती है। यह वैचारिक क्रांति का कार्यक्रम है और इसीलिए साथियों ये NPI इतने बड़े पैमाने पर है। और वर्तमान में जो इतना डेटा मैं आपके पास मेरे पास है, मैंने पहले ही कह दिया कि लगभग ये जो डेटा है बताने के लिए 3 घंटे का समय लग सकता है। जो महत्वपूर्ण मोटी मोटी बातें वही आपके सामने रखने की कोशिश करती है। साथियों बैंकों की लूट जी की जाती है, वो किस तरीके से लूट की गई है इसके भी आंकड़ेवारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2000 ये केवल वर्तमान की सरकार है ये लूट कर रही है ऐसा नहीं है। वर्तमान में ये वर्तमान की सरकार लूट कर रही है ऐसा नहीं है।
कांग्रेस के समय से ये लूट हो रही है। 2014 से पूरा लगभग 65 स्कैम हो गए थे, जिसके करोड़ों अरबों रुपए की बैंकों को चुना लगाने वाला कार्यक्रम चला। साथियों, या करप्शन के घोटाले को अगर सरकार साथ दे, सत्ता और सरकारी काम करे, तो सामान्य नागरिक और बैंक कर्मी और अफसर क्या कर सकते हैं? हमें सोच आती है कि इस देश में बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी जो है, मैनेजर जो है, डीजीएम है, जीएम है, क्या करते हैं? क्या इलाज है उन लोगों के पास? अदानी अंबानी को लोन देने के लिए अगर इस देश के वित्त मंत्री का फोन आया तो केवल मात्र आदेश के तौर पर फॉलो करने के अलावा उनके पास क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं। इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर का किसी बैंक के जीएम को फोन आ जाएगा कि देखो इन लोगों को 100 करोड़ का लोन दीजिएगा, वो फॉलो नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? कौन से अधिकार है? अधिकार तो सत्ता और सरकार के पास है। और इसीलिए साथियों, ये जो बातें वर्तमान में हो रही है, ये इतनी खतरनाक बातें हैं कि आने वाले समय में आप लोगों को बता दूं कि 2017 में सरकार ने एक बिल पास कर दिया और पास करने के बाद ये निश्चित कर दिया कि अभी 2022 तक, जून 2022 में लगभग भारत के 6 बैंक बिकने को तैयार है। बाकी बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। नंबर 1 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ओवरसीज बैंक, महाराष्ट्र बैंक, केवल एक एसबीआई बैंक रखने की तैयारी कर रहे हैं। और दिसंबर को, यानी दिसंबर 2023 को उस बैंकों को भी बेचने की तैयारी कर रही है। 2018 में जो कानून बनाया गया है, यानी बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो कानून है, उसमें 2018 में संशोधन कर दिया गया है और विदेशी इन्वेस्टमेंट या एफडीआई का इन्वेस्टमेंट का 20% का जो कैप था वो हटा दिया गया है। क्या था इस रूल्स एंड रेगुलेशन में? इस रूल्स एंड रेगुलेशन में ये था कि किसी भी सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर है, उस सभी पब्लिक सेक्टर में केवल 20% ही प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, यानी PPP में आ सकता है। PPP का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब है जो देश दुनिया से, यानी दुनिया के कर्मचारियों का, लोगों का पैसा जो होता है उन बैंकों में, उन क्षेत्रों में इन्वेस्ट करे। ये व्यवस्था ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अर्थ क्या लिया है? अदानी अंबानी का एक इंसान का पैसा उसमें इन्वेस्ट करे, नहीं तो बेच डाले। है आईडीआई बैंक 2018 में दिवाला हो गई। भारत की 2nd नंबर की बैंक साथियों, आईडीबीआई बैंक। उस बैंकों को संवारने का अधिकार, उसको संभालने का अधिकार आरबीआई के पास था। आरबीआई के मोटो में, आरबीआई के ऑब्जेक्ट में बैंकों का निर्माण, पैसा देना, अगर बैंक डूब गई तो उसको संभालना, यह अधिकार आरबीआई के पास है। लेकिन जब आईडीबीआई डूबा तो उसको संभालने के लिए 20,118 करोड़ एलआईसी से लिए गए और 51% शेयर्स किसने लिए? एलआईसी ने लिए। साथियों, एलआईसी किसके पैसे पर चल रही है? पब्लिक पे, हमारे पब्लिक के लोगों के पैसे पर चल रही है। आईडीबीआई किसके पैसे पे चल रही थी? वो भी पब्लिक से पैसों पे चल रही थी। तो आईडीबीआई बचाने का काम किसने करना चाहिए था? आरबीआई ने करना चाहिए था। आरबीआई ने किसे निर्देशित किया? एलआईसी से किया। और वर्तमान में जब अदानी डूब गया तो एलआईसी का पूरा पैसा अदानी के कंपनी में डाला इस देश की सरकार है। या आपके उद्धार और उत्थान का काम कर रही है। 2016 में सबसे पहले विमल जालान की कमेटी बैठाई गई नरेंद्र मोदी सरकार ने, और 50 लाख करोड़ का जो कैप था डिविडेंड सरकार को देने का, विमल जालान पूर्व गवर्नर भी रहे थे। इस देश में आरबीआई के बोर्ड पर रखने के लिए, अपने हितों से चलाने के लिए इस देश की सरकारें अपने मनपसंद लोगों को बोर्ड में रखती है। जो नहीं मानता उसको हटाया दिया जाता है। अगर फिर भी नहीं माना तो उसके पीछे ईडी, सीडी, बीडी सब लगाया जाता है। विमल जालान जी ने कहा कि नहीं, अब 50 लाख करोड़ का कैब रखने में कोई मतलब नहीं, वो खुला करना चाहिए। 2016 में 600 लाख करोड़ सरकार को डिविडेंड दिया गया। 2019 में 99,122 करोड़, 2019 में
1,76,000 करोड़ और 2021 में 99,122 करोड़, कुल मिलाकर 3,44,000 का डिविडेंड केवल 8 साल के भीतर इस गवर्नमेंट ने लिया। मनमोहन सिंह के सरकार में डिविडेंड कितना लेती थी? ज्यादा से ज्यादा कितना भी देश संकट में हो तो 25,000 करोड़ या 50,000 करोड़, उस सीलिंग को हटा दिया गया। वर्तमान में आरबीआई के पास पूंजी कितनी है? 9 लाख करोड़ की पूंजी है। 8 साल में कितनी पूंजी ली गई? 3,44,000 की पूंजी 8 साल में ली गई। क्या कर रहे पैसे का? आंकड़े उठाओ, आरबीआई के सभी वेबसाइट पर ये आंकड़े हैं, ये मेरे अपने नहीं है, मैंने तो उठाकर लिखकर वो लिटरेचर बनाकर आपके सामने रखा। मैंने कितना हिस्सा लिया? लगभग साथियों 40% हिस्सा जो देश की सुरक्षा के लिए रखा 8 साल में उठाकर उड़ा दिया। 268 टन सोना अपनी इमेज रखने के लिए हमारे अपने देश के नागरिकों को ना बताते हुए विदेश के कहां पे रखा? WB में और IMF में जाकर रखा। आपको पता होना चाहिए लगभग 600 लाख डॉलर आरबीआई के पास 622 लाख डॉलर की पूंजी है और 600 लाख का कर्जा इस देश के ऊपर वर्तमान में है। उसका ब्याज का भी सभी लिटरेचर मेरे पास है, मुझे 1 ही घंटा दिया गया था। तो वो कितना चुकाया जाता है ब्याज इस देश में? आपको आश्चर्य होगा, इस देश की सरकार जो है ये 5 किलो अनाज जो है IMF से पैसे लेकर इस देश को दे रही है। 5 किलो अनाज जो दे रही है IMF से कर्जा उठाकर दे रही है। किसानों को 2,000 रुपए जो दे रही है वो IMF से कर्जा उठाकर दे रही है। जी सर, 10 मिनट का समय। लगभग इस देश के प्रधानमंत्री ने 700 योजनाओं का ऐलान किया है। 700 में से 336 योजनाएं IMF से पैसा लेकर कर रही है। किसानों को पैसा देकर जो कृषि बिल लाए गए थे, इस किसानों की संपत्ति जमीन जो है IMF के इशारे पर वो गहान रखकर IMF उसकी किसानों की जमीन जोतने वाला था, इसीलिए कानून लगाए गए थे। ये तो हरियाणा और पंजाब के किसान सयाने थे। साल भर 150 किसानों ने जान गंवाई, लेकिन बिल को वापस लेने के लिए मजबूर किया। क्या ये आंदोलन इस तरीके से बैंकों को बचाने के लिए हम सब मिलकर कर सकते हैं? ये सोचने की आवश्यकता है। छोड़ दिए साथियों अलग अलग संगठन क्या करते हैं। राष्ट्रीय मूल्य निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के माध्यम से 849 शाखाएं हम लोग चला रहे हैं। ये केवल कर्मचारियों को बचाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर ना निर्माण हो या गवर्नमेंट सेक्टर शाबूत हो, इसके लिए ये हमारी अपनी कोई रिलेवेंसी नहीं है, ये हमारी अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। महापुरुषों के द्वारा जो सिस्टम बनाई गई थी वो शाबूत रखना पहले सबसे प्राथमिक कर्तव्य हमारा है। महापुरुषों के द्वारा जो संवैधानिक प्रणाली निर्माण की, डेमोक्रेसी को बचाना प्राथमिक, इसका मतलब आजाद होना या स्वतंत्रता को बरकरार रखना, ये पहला हमारा ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट में ही आपके सभी मूल्यों और इस देश के गवर्नमेंट सेक्टर को बचाने का हित निहित है। इस देश को समझने वाला समाज अगर निर्माण हो तो साथियों इस देश को चलाने वाला समाज आपको अपने आप ही मिलेगा। इस संविधान को, इस देश के संविधान को मानने वाला समाज को निर्माण करो, गेट वन फ्री, इस देश को चलाने वाला समाज आपको मिल जाएगा, मिलेगा। हमारे अपने ओबीसी के 52% संख्या है। वर्तमान तक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है। 44 साल के बाद जिस SC/ST को संविधान का प्रतिनिधित्व मिला, 44 साल के बाद 1992 के बाद इंदिरा साहनी केस के बाद राजशेखर चेरी का पहला कलेक्टर हम लोगों ने देखा। ये कितनी जागरूकता है, कितना 44 साल के बाद इस देश में संविधान लागू होने के बाद हम लोगों ने देखा है। और हमारे अपने लोग कहते हैं कि वर्तमान में संविधान एक प्राइवेटाइजेशन को हम लोगों को स्वीकृत करना है। क्यों? चीन प्राइवेटाइजेशन को स्वीकृत नहीं करती, अमेरिका नहीं करती, जर्मनी नहीं करती, जापान नहीं करता, तो हमारे पे ऊपर ऐसा कौन सा संकट है? हमारे देश में कौन से संसाधन की कमी है?
जो प्राइवेट लाइफ, एक इंसान अगर इतनी बड़ी सभी देश की सभी गवर्नमेंट सेक्टर चला सकता है तो 550 सांसद हम लोग क्या भजे तलने के लिए चुनकर देते हैं? 4120 एमएलए चुनकर देते हैं इस देश के विधानमंडल में, क्या बिरयानी 35 रुपए के खाने के लिए चुनकर देते हैं? 776 एमपी राज्यसभा और लोकसभा में बिठाने के लेकर चुन के देते हैं, क्या 20 रुपए की समोसे की और डोसे की प्लेट खाने के लिए चुनकर देते हैं? इसलिए देते हैं हम अपने हक अधिकार को बचाने के लिए देते हैं साथी। ये इतनी गंभीर स्थिति है। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं राष्ट्रीय मूल्य निवासी बहुजन कर्मचारी संघ को, इस देश के 850 डिपार्टमेंट के सभी लोगों को अपना संगठन साबुत रख के, आपका डेंडा, आपका झंडा, आपका एजेंडा साबुत रखो। और वर्तमान में बाबा साहब और महात्मा फुले जी के और शाहू महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जो संस्कृति को निर्माण किया है, देश के मानवता के मूल्यों को निर्माण किया है, इस आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए साथियों एक हो जाओ, एक हो जाओ साथियों। यह समय अभी नहीं रह गया है। अरे उधर कास्ट सिस्टम है, उधर कास्ट सिस्टम है, इन सर्विस में 1950 के बाद पोस्ट सिस्टम है। फर्क कहां रखा? उधर कास्ट सिस्टम, इन सर्विस में पोस्ट सिस्टम। मैं मैनेजर हूं, मेरा संगठन अलग। मैं मंडल अधिकारी हूं, मेरा संगठन अलग। मैं चपरासी हूं, मेरा संगठन अलग। मैं क्लर्क हूं, मेरा संगठन अलग। डेमोक्रेसी का सिद्धांत अगर हम लोग जानते हैं, जो संख्या में भारी है उन्हीं लोगों की सत्ता है, उन्हीं लोग लोकशाही को प्रभावित कर सकते हैं। और इसीलिए साथियों वर्तमान में जो पेंशन दी जा रही है एनपीएस, ये एनपीएस का नाम 10 मिनट में ये टॉपिक लेता हूं। और एनपीएस पेंशन के उपलक्ष्य में जहां साहब लगभग 5 दिन लगते हैं उस टॉपिक को समझाने के लिए। 5 दिन का कैडर मैं ऑनलाइन पूरे देश से लेता हूं। पेंशन का 10 मिनट में केवल मोटे शब्द को लेकर, विषय को लेकर समझाता हूं। पेंशन के उपलक्ष्य साथियों, एनपीएस जो 2004 में लाई गई, वो 22 दिसंबर 2003 को पुराने पेंशन के कानून का रद्द अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा किया गया था। किसके सरकार ने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। और 31 दिसंबर 2003 को उस मेमोरेंडम को पास कर दिया गया था और कांग्रेस के सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से नए सिस्टम को लागू कर दिया था, एनपीएस को लागू कर दिया था। कौन कम्युनल, कौन सेकुलर, हम लोग तुलना करते रहते हैं। पत्थर से ईंट नरम होती है, कहाँ नरम है? एक ने पेंशन के कानून को रद्द कर दिया, दूसरे एनपीएस को लागू कर दिया। लागू 2009-10 में कर दिया। लागू 2009-10 में जब कर दिया तो 5 साल पूर्व लक्ष्य प्रभाव से लागू कर दिया, कांग्रेस के द्वारा कर दिया। एनपीएस का नाम जो है वो नो पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम नहीं है साथियों। ये नो पेंशन स्कीम को जब रखा गया तो साथियों आपको मैं बताऊं कि जूनी पेंशन स्कीम में कौन से इवेंट्स थे। तो नंबर 1 पेंशन निवृत्ति वेतन, आपको तो 8 इवेंट्स पुरानी पेंशन में थे। दूसरा कम्युनिटेशन ऑफ पेंशन, अदला बदली पेंशन निवृत्ति वेतन था। ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी थी, डेथ ग्रेजुएटी थी, सर्विस ग्रेजुएटी थी, लिव इनकैशमेंट था, कैबिनेट पेंशन था और ग्रुप इंश्योरेंस था। एनपीएस में एक भी इवेंट्स नहीं है। एनपीएस में कोई इवेंट्स नहीं है। केवल जितना 12% आपका हिस्सा कटेगा, 12% हिस्सा सरकार नहीं, जिस कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वो कंपनी देगी। गवर्नमेंट आपके हर महीने के पैसे को जो काटती है उस पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स केवल गवर्नमेंट लेगी, यानी दलाली करेगी। क्या करेगी? दलाली करेगी, एम्प्लॉयज का पैसा काटेगी और 7 कंपनियों को डाइवर्ट करने का जो चार्जेस लगेगा वो सरकार का बेनिफिट होगा। है साथियों, एनपीएस इतनी खतरनाक है कि हम ये मानते हैं कि एनपीएस लागू क्यों कर दी गई, और गवर्नमेंट अभी कहती है कि एनपीएस पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। आपको कौन मांग रहा है पैसा? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमारे पैसों से हमारे पेंशन का प्रावधान किया था। 1952 को प्रोविडेंट फंड का कानून बाबा साहब ने संविधान में लागू करके प्रोविडेंट फंड के माध्यम से ईपीएफओ नाम की संवैधानिक स्वायत्त संस्था का निर्माण किया था।
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास इस देश के तमाम नागरिकों का पैसा प्रोविडेंट फंड के फंड में जमा होता था। और इस देश में जो लगभग 350 गवर्नमेंट के उद्योग थे, उस उद्योगों में हमारा अपना पैसा जाता था। सरकार हर एक उद्योग जो है बेनिफिट में चला, और बेनिफिट में चलकर साथियों उसने सरकार को डिविडेंड देकर हमारा अपना 8.5 से लेकर 9% ब्याज दिया। हर डिपार्टमेंट में 3.5% का रिटायरमेंट का रेशो होता है सर जी। हर डिपार्टमेंट में 3.5% रिटायरमेंट का रेशो होता है। 3.5% कर्मचारी अधिकारी रिटायरमेंट होते थे, 3.5% रिक्रूटमेंट होते थे, 3.5% का ग्रेजुएटी प्रोविडेंट फंड जैसे भी रुकता था, 3.5% लोगों का कर्मचारी व अधिकारियों का ग्रेजुएटी यानी प्रोविडेंट फंड शुरू होता था। यानी एक तरफ से पैसा निकलता था, दूसरी तरफ से पेंशन के खाते में पैसा जाता था, आता था। यह योजना ही थी। वर्तमान में 1,57,000 करोड़ का पैसा अदानी के खाते में और IL&FS नाम के कंपनी में, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल नाम की कंपनी है, इसमें 2016 में झा साहब 90,000 करोड़ इस हमारे प्रोविडेंट फंड का पैसा गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, वो डूब गए। और खास तौर पर ये दूसरी बात बताऊं, लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हम हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान करते हैं। यह कंपनी दुनिया का जो नंबर 1 का टेररिस्ट है, जिसका नाम ओसामा बिन लादेन है, यह कंपनी ओसामा बिन लादेन के पिताजी की है। और उस IL&FS नाम के कंपनी में हमारे अपने देश के 2016 की सरकार ने हमारा प्रोविडेंट फंड का पैसा 90,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया था। और हमें क्या बताता है, हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान और दुनिया का जो टेररिस्ट है कौन, ओसामा बिन लादेन, IL&FS नाम की कंपनी उसके पिताजी की। हम करते रहे भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान। कितना पैसा गया? 1,57,000 करोड़। वर्तमान में ये 2023 का आंकड़ा है। क्या बचा है आपके पास? और इसीलिए वो बार बार कहते कि हम पेंशन नहीं दे सकते। हमारे अपने पैसों से हमारे अपने एम्प्लॉयज की पेंशन चलती थी, आपको देने की क्या जरूरत थी? आपको देने की जरूरत नहीं थी। आज वर्तमान में ये परिस्थिति निर्माण हो चुकी है साथी, और एनपीएस को विरोध करना ही होगा। हमारे अपने खून पसीने का पैसा है साथियों। लड़ झगड़ने में एक ही आखिरी रास्ता है। जो सिस्टम हमारे फेवर में नहीं है, वो सिस्टम हमारी नहीं है, उस सिस्टम को ही इस व्यवस्था से बाहर करने का समय आ गया है। ये लास्ट विकल्प है। मैं सीधा सीधा आपको बोल रहा हूं। लहानपणी आम्ही आमच्या मोठ्या बहिणीसोबत, लहान भावंडासोबत खेळ खेळायचो। खेळ खेळत असताना मातीचे भांडुकले बनवायचे, 10-20 भांडुकले असायचे। त्याच्यामध्ये खेळता खेळता 2-4-8 भांडुकले तुटून जायचे झा साहेब, आणि तुटल्याच्या नंतर परत त्याच्यात 2-4 नवीन भांडुले टाकले की रोजचा खेळ सुरू। आता जुन्या भांडुकल्यांमध्ये नवीन भांडुकले टाकून खेळ चालवण्याची वेळ आलेली नाही। एकदाचा जुन्या भांडुकल्या सहित तो खेळ मोडीच काढा आणि नवीन भांडुकल्या सहित नवीन खेळ मांडण्याच्या पलीकडे आमच्याकडे काही विकल्प नाही। ये संवैधानिक सिस्टम, इस देश की व्यवस्था जो है वो ठीक तरीके से चलाते नहीं है। इस देश के संविधान को, कार्य प्रणाली को और इस देश के सरकारी यानी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को खाजगीकरण कर रही है। इसीलिए हम लोगों ने 6 अक्टूबर 2022 को इस देश के सिस्टम के कार्यालय पर माननीय वामन मेश्राम साहब को नेतृत्व में मोर्चा निकाला था। यह संदेश था कि आप इस देश के सिस्टम को चलाओ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आपको उसको चलाओ, और उसका नेतृत्व जो कार्यालय पर हमारा अपना 3.5-4 लोगों का मोर्चा गया, वो नीला टॉप पहने वाली जो भाई बैठी है, हमारे अपने नेतृत्व को जब डिटेन किया गया, इंदौर के बौद्ध विहार से रैली को निकालकर इन लोगों ने उस आंदोलन की शुरुआत की। यह वैचारिक क्रांति डरने से थोड़ी चलेगा। 3.5-4 लाख लोगों का मोर्चा हम लोगों ने कोई चाकू छुरी लेकर नहीं निकाला था। यह इंडिकेशन है, आपको अधिकार है। जब आपके बाप ने संविधान लिखा, लास्ट सेंटेंसर,
जब आपके बाप ने संविधान लिखा, मनुस्मृति लिखी, तो हम लोगों को शिक्षा संपत्ति और सत्ता शिक्षा संपत्ति से वंचित कर दिया। जब हमारे बाप ने एक संविधान लिखा तो आपको भी अधिकार दिया और हमें भी अधिकार दिया। हमारे बाप की दरिया दिली देखो, हमारे बाप की दरिया दिली देखो। अरे तुमको भी अधिकार, हमको भी अधिकार, आप भी इंसान, हम भी इंसान, आप भी सिटीजन, हम भी सिटीजन। आप अपने अधिकार का उपयोग इस देश के निर्माण के लिए करो, हम अपने अधिकार का उपयोग इस देश के निर्माण के लिए करते हैं और इंसानियत को निर्माण करके खुशहाली से हम अपने उद्धार और विकास को आगे बढ़ाते हैं। यह हमारे अपने बाप की, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की दरिया दिली थी। वो उसके जैसे नहीं किया कि तुम लोगों को सत्ता शिक्षा संपत्ति का अधिकार होकर गांव से लंगड़ बांधकर इंसान होने के बावजूद भी जानवर के जैसे व्यवहार नहीं किया। हमारे अपने बाप की दरिया दिली देखो। हम उस विषय को, इस विचारधारा को लेकर चलना चाहते हैं और इसीलिए आप लोगों ने एक कार्यक्रम नियोजित किया। मैं आपका सतशः आभारी हूं। हम यहां से बोलते हैं, लोगों को बुरा लगता है, कोई इलाज नहीं। यह कड़वा जरूर है लेकिन सच है साथी। यह वास्तविकता है। यह वास्तविकता रखने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। और वर्तमान में जो लोग, अनपढ़ लोग, जयंती और पुण्यतिथि के समय महापुरुषों के पुतले के सामने सर झुकाते और उठाते हैं, इस तरीके की जयंती बनाने का समय नहीं रह गया। निरंतर जन जागृति और लोगों को जागरूक करने का समय है और 365 दिन जागरूक करके साथियों इस देश के तमाम सिटीजन को मानवता के मूल्यों को आधार पर सिस्टम निर्माण करने के लिए प्रवृत्त करने की आवश्यकता होगी। ये काम हम लोग एक साथ हाथ में हाथ मिलकर करेंगे, यही आशा और विश्वास व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया, आप लोगों ने मेरा मान सम्मान किया, इसीलिए आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद।